हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कल हमने पढ़ा था विवाह का अर्थ और उससे रिलेटेड परिभाषाएं और किस उद्देश्य से हम विवाह करते हैं। तो भाई उद्देश्य जान गए, अर्थ जान गए, परिभाषा जान गए, लेकिन अब ये नहीं पता है कि हमने जो विवाह किया है वो किस प्रकार में आता है, कौन सा टाइप है इसका। ये जानना भी तो बहुत ज़रूरी बात है ना। तो आज हम समझेंगे विवाह के प्रकारों को। तो प्रमुखतया जो जनजातियों में जो विवाह होते हैं या जो अन्यत्र जो भी विवाह प्रचलित है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह के बारे में डिटेल में। तो जैसे एंडरसन और पार्क ने कहा कि विवाह को स्त्री पुरुष के मध्य स्थायी संबंध माना जाए जिसमें पितृत्व हेतु संयोग की आकांक्षा निहित हो। मतलब हमारा आकांक्षा क्या है कि हमें पुत्र प्राप्त हो, पितृत्व माने पुत्र प्राप्त हो, हमारा वंश आगे बढ़े, और इस तरीके का एक स्थायी संबंध किसने माना? एंडरसन एंड पार्क ने। तो विवाह के ये तो हो गए उद्देश्य। फिर क्या है? विवाह के प्रकार। तो विवाह के कितने प्रकार हो सकते हैं? तो जो सर्वविदित प्रकार है, मतलब जो कह सकते हो सार्वभौमिक आजकल चल रहा है, ठीक है। क्योंकि पहले के टाइम में तो बहुत सारे टाइप्स चलते थे, लेकिन अभी के टाइम में जिसको कानून ने भी वैधता दे रखी है, समाज भी जिसको अच्छा मानता है, वो सर्वविदित जो विवाह का प्रकार है वो है एक विवाह। एक समय में जब कोई एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है तो उसको बोलते हैं एक विवाह, ठीक है। मतलब कि किसी ने एक ही पुरुष है, एक ही स्त्री है एक समय में। मतलब ऐसा नहीं है कि फिर वो उसकी स्त्री मर गई तो फिर ऐसा नहीं कर सकता, तब वो करता है तो अलग बात हो गई। लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम में जब तक उन दोनों का या तो तलाक नहीं हो जाता या दोनों में से कोई एक पक्ष जिसकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक वो दूसरा विवाह नहीं करेगा। तो ये एक विवाह कहलाता है कि एक स्त्री पुरुष का एक ही समय में, ठीक, इसीलिए एक ही समय जो वर्ड है इसको समझिएगा कि उस समय में जब तक कि वो दोनों पक्ष जीवित हैं और दोनों पक्ष साथ में हैं, मतलब तलाक नहीं हो जाता, तब तक कोई भी दूसरे से विवाह नहीं करता। तो एक पक्ष, एक स्त्री पुरुष और एक ही समय में एक ही स्त्री पुरुष से विवाह करते हैं, तो इसको बोलते हैं एक विवाह, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म और आती है क्रमिक एकल विवाह। जैसे किसी का सपोज किसी ने शादी करी, किसी लड़के ने शादी करी, अब एनी हाउ उसकी वाइफ की डेथ हो गई, तो अब उस टाइम पे उस पर प्रेशर आएगा कि भैया दूसरी मैरिज कर लो, कैसे तुम्हारा जीवन पार होगा, जो सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है। तो उस टाइम पे यदि वो दूसरी मैरिज करता है, फिर तीसरी मैरिज करता है, मतलब अगर एक से मैरिज हुई, उसका तलाक हो गया या उसकी मृत्यु हो गई, या फिर दूसरी से भी उसका तलाक हो गया या उसकी मृत्यु हो गई, तो इसको बोलेंगे हम क्रमिक एकल विवाह। कि एक पति या पत्नी की मृत्यु या तलाक हो जाने पर हमने पहले एक समय में एक ही किया, ठीक है, लेकिन फिर अब वो हमारे साथ में नहीं है तो उसको हमने छोड़ा, और या फिर उसकी मृत्यु हो गई तो उनको हमने भुला करके फिर आगे जब दूसरी शादी कर ली, तो ये कहलाता है क्रम से। हम एक विवाह ही कर रहे हैं लेकिन क्रम से कर रहे हैं, तो ये होगा क्रमिक एकल विवाह। वेस्टर्न मार्ग जो है ये मानते हैं कि एक विवाह ही विवाह का आदि स्वरूप है। आदि स्वरूप मतलब पुरातन समय से यही चला आ रहा है। इसके प्रमाण भी आप देख सकते हो, जो वैदिक काल में ऐसा आप देख सकते हो। तो ये चीज़ आदि स्वरूप इन्होंने माना कि ये पुरातन समय से, जब से मानव का जन्म हुआ है तब से एक विवाह ही चला आ रहा है सार्वभौमिक रूप से। अब इसके अपवाद भी हो सकते हैं, आप ऐसे देखोगे तो अपवाद स्वरूप बहुविवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह भी होते थे, लेकिन एक विवाह को एक जो सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है ये माना जाता था। तो इसी को दर्शाते हुए मेलिनोव्स्की ने कहा कि एक विवाह विवाह का सच्चा स्वरूप है। सच्चा स्वरूप मतलब रियल में यही विवाह का सही प्रकार है। वैसे तो बहुत सारे विवाह के प्रकार हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सही मायनों में जो मैरिज को जो लोग फुलफिल करते हैं वो यही है एक विवाह, क्योंकि वहाँ पर आप पूरी तरीके से डेडिकेट रहते हो किसी एक ही पर्सन के लिए। क्योंकि होता है ना कि जब बहुपत्नी विवाह है या बहुपति विवाह है या समूह विवाह है, तो वहाँ पर आपका डेडिकेशन नहीं रहता किसी एक के लिए। लेकिन एक विवाह है तो आप मानसिक रूप से उसके लिए पूरी तरीके से डेडिकेट रहते हो, उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखते हो, उसकी खुशी में खुश रहते हो, उसके दुख में उसका सहारा बनते हो। तो ये एक तरीके से सच्चा स्वरूप माना है मेलिनोव्स्की ने, ठीक है। ये दोनों का बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है।
ये कंफ्यूज मत होइएगा। वेस्टरमार्क ने माना आदि और मेलिनोव्स्की ने माना सच्चा। ठीक, तो इसको आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो कि मेलिनोव्स्की सच्चे थे और वेस्टरमार्क बहुत पुराने समय के थे, तो उन्होंने आदि मान लिया। ठीक, ये चीज़ ऐसे ट्रिक के थ्रू जब याद करो कोई चीज़ तो वो चीज़ थोड़ा सा माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहती है। अगला जो प्रकार है वो है बहुविवाह, जो कि पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रचलित था, जो उत्तर वैदिक काल कह सकते हो आप। उस समय पे तो ये चीज़ें फिर ज़्यादा आ गई थी। जैसे आप देख सकते हो महाभारत में ही वर्णन है, तो ये बहुविवाह का एक देख सकते हैं आप। तो जब एक से अधिक स्त्री पुरुषों का एक से अधिक स्त्री पुरुषों के साथ में विवाह होता है तो उसको बोलते हैं बहुविवाह। चाहे तो एक स्त्री हो और बहुत सारे पुरुष हो, या फिर एक पुरुष हो और बहुत सारी स्त्रियां हो। तो इस तरीके से जब विवाह होता है तो उसको बोलते हैं बहुविवाह। बहुविवाह के भी प्रकार हैं। जैसे पहला है बहुपति विवाह, कि पत्नी एक ही है लेकिन उसके कई सारे पति हैं। अब जैसे आप द्रौपदी का उदाहरण ले सकते हो, तो द्रौपदी के 5 पति थे, तो ये बहुपति विवाह हुआ। के.एम. कपाड़िया ने कहा है कि बहुपति विवाह एक प्रकार का संबंध है जिसमें एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति होते हैं, या जिसमें सब भाई एक पत्नी या पत्नियों का सम्मिलित रूप से उपभोग करते हैं। अब यहाँ पर जो स्त्री की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा निम्न हो जाती है। निम्न क्यों हो जाती है? क्योंकि उसको ना समाज में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। ऐसा माना जाता है ना कि 5-5 पतियों की पत्नियां, देखा होगा आपने ना, तो स्त्री की जो स्थिति हो जाती है बहुत ही निम्न हो जाती है। और इसमें कभी तो सगे भाई होते हैं और कभी सगे भाई नहीं भी हो सकते हैं। ऐसा हो भी सकता है, अनिवार्य भी नहीं है। तो ये अधिकांशतः मातृ सत्तात्मक परिवारों में पाया जाता है। जो मातृ सत्तात्मक परिवार जहाँ पे होते हैं वहाँ पर ये विवाह, उन जनजातियों में अभी भी ये चीज़ प्रचलित है। बहुपति विवाह के भी प्रकार होते हैं। एक होता है भ्रातक बहुपति विवाह, एक होता है अभ्रातक बहुपति विवाह। ठीक है, तो जो भ्रातक बहुपति विवाह है इसमें क्या होता है कि सभी भाई, मतलब वो आपस में भाई ही हैं, जो पुरुष होते हैं वो आपस में भाई ही होते हैं, और वो सभी भाई मिलकर के किसी एक ही स्त्री से विवाह कर लेते हैं। इससे उनका क्या फायदा होता है कि संपत्ति का बंटवारा नहीं होने पाता, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई भाई कभी नहीं बांटते हैं, जब स्त्रियां आती हैं तभी बंटवारा होता है। तो इससे संपत्ति का बंटवारा नहीं हो पाता है। जो समूह है या कुल है एक ही में, मतलब एकजुट होकर के वो लोग रह पाते हैं। तो इसका एक रीज़न और भी आप कह सकते हो कि स्त्रियों की कम संख्या, जब कम स्त्रियां होंगी तो फिर मजबूरन आपको एक स्त्री से शादी करनी पड़ी। तो किसी एक की शादी हो गई, फिर पाँचों या 6 जितने भी भाई हैं सबने उसी से शादी कर ली, इस तरीके से। तो सभी भाई एक ही स्त्री से विवाह कर ले तो उसको बोलेंगे बहुपति भ्रातक बहुपति विवाह, कि भाई ही हैं पति सभी। ये जो प्रथा है ये पाई जाती है आपके टोडा में, खस जनजाति में और कोटा जनजाति में। टोडा, कोटा और खस, ठीक, इसको ऐसे याद रखेंगे, टोडा, कोटा, खस, ये जनजातियों में भ्रातक बहुपति विवाह पाया जाता है। अब इसमें दिक्कत एक ये आती है कि जब किसी स्त्री के कोई संतान होने वाली होती है, वो गर्भवती होती है, तो कैसे हम चिन्हित करें कि ये किस भाई का पुत्र या पुत्री है। तो इसके लिए वहाँ पर कुछ प्रथाएं प्रचलित की गई हैं कि इसके आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस भाई का पुत्र या पुत्री है। तो टोडा जनजाति में जैसे एक प्रथा है जिसका नाम है पुरुषोत्तपिमी। ठीक है, इसमें क्या होता है, पुरुषोत्तपिमी जो टोडा जनजाति में पाई जाती है प्रथा, इसमें जब सभी भाई एक ही स्त्री से विवाह कर लिए, तो जब वो स्त्री गर्भवती होती है तो जो भी भाई, उन जितने भी भाई हैं उन भाइयों में से जो भी भाई उसको तीर धनुष गिफ्ट में दे देता है। तो ऐसा मान लिया जाता है कि होने वाली संतान उसी की है। ठीक है, जैसे कोई गर्भवती है और किसी एक भाई ने उसको तीर धनुष दे दिया तो ऐसा मान लिया जाता है कि जो होने वाली संतान है वो उसी की है, फिर उसको सामाजिक मान्यता उसी के नाम से मिल जाती है। अच्छा, सपोज ऐसा होता है कि किसी ने तीर धनुष गिफ्ट में दिया और उसकी डेथ हो गई, वो मर गया, तो उसके बाद फिर जितनी भी संतानें होंगी वो भी उसी की ही मानी जाएंगी, जब तक कि कोई दूसरा भाई उसको तीर या धनुष उपहार में नहीं दे देता। ठीक, ये प्रथा वहां पे पाई जाती, कहाँ पे, टोडा जनजाति, पुरुषोत्तपिमी संस्कार इसको बोलते हैं।
अब ये तो हो गया भ्रातक बहुपति विवाह। अब भ्रातक बहुपति विवाह क्या होता है? जहाँ पर जो पति होते हैं वो भाई नहीं होते, जरूरी नहीं है कि सभी भाई ही हो, कोई भी लोग हो सकते हैं। वो बस कंडीशन वही है कि स्त्री एक है और उसके पति बहुत सारे हैं, वो चाहे भाई हो या ना हो। तो ये हो गया अभ्रातक बहुपति विवाह। ठीक है, तो ये चीज कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है नायरों में। फिर दूसरा प्रकार आता है बहुपत्नी विवाह, जहाँ पर जो पुरुष होता है वो एक होता है, उसकी अनेकों पत्नियां होती हैं। अब इसको किस लिए किया जाता है? तो इसको एक तरीके से कुछ लोग तो सामाजिक प्रतिष्ठा शो करने के लिए करते हैं। जैसे पहले के टाइम में जो राजा महाराजा होते थे वो लोग बहुत सारी स्त्रियों से विवाह कर लेते थे, तो ये चीज़ एक तरीके से सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक बन गई थी। या फिर दूसरा रीज़न ये होता है कि जब पहले के समय में युद्ध बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, तो उनमें जो जीती गई स्त्रियाँ होती थी, मतलब किसी राजा के जितने भी महल में जितनी भी स्त्रियाँ हुई, अब चूंकि सैनिक भी मर गए, राजा भी मर गए, तो जितनी भी स्त्रियाँ होती थी उनको सभी को जबरन ले आया जाता था और फिर उनसे जबरदस्ती विवाह कर लिया एक साथ में, तो ये भी हो जाता था। तो बहुपत्नी विवाह इस तरीके से प्रचलित हुआ। तो जब एक ही पुरुष है और उसकी बहुत सारी पत्नियां हैं, इसे बोलेंगे बहुपत्नी विवाह। ये पाया जाता है आपके मुस्लिम जनजाति में, या मुस्लिम सॉरी जनजाति बोल गई, आई एम सॉरी, मुस्लिम जो समुदाय है उसमें पाया जाता है। एंड नागा जनजाति, गोंड जनजाति, बैगा जनजाति, खस और लुसाई। ठीक है, नागा, बैगा, गोंड और खस, लुसाई, इन जनजातियों में पाया जाता है। और इसके अलावा मुस्लिम जो संप्रदाय है उसमें भी ये चीज़ पाई जाती है कि एक पति के कई सारी स्त्रियों से वो विवाह कर सकता है। तो इसमें जो एक और चीज़ भी होती है समूह विवाह, कि सभी लोग समूह से विवाह करते हैं। पुरुषों का एक पूरा पूरा समूह महिलाओं के एक पूरे पूरे समूह से विवाह कर लेता है, तो इसको बोलते हैं समूह विवाह। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपकी डेयरी जनजाति में समूह विवाह पाया जाता है। वैसे तो आजकल ये खत्म हो गया है, तो इस पे एक क्वेश्चन भी आया था कि कौन सा अब नहीं पाया जाता है। तो समूह विवाह अब नहीं पाया जाता है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप यहाँ पे विद्यमान है। तो कभी भी पूछे कि कौन सा नहीं पाया जाता, तो ये नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप डेयरी जनजाति में अभी भी प्रचलित है। ठीक है, तो ये तो है संख्या के आधार पर कि एक पुरुष से विवाह हुआ अनेक स्त्रियों का तो बहुपति, एक स्त्री का अनेक पुरुषों से विवाह हुआ तो फिर एक स्त्री अगर हुई और बहुत सारे पति तो फिर बहुपति, और अगर एक ही पुरुष है बहुत सारी पत्नियां तो बहुपत्नी। तो ये हो गया संख्या के आधार पर है। और दूसरा है आपका विवाह संबंधी नियमों के आधार पर। तो विवाह संबंधी नियमों के आधार पर विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो उनमें जो मुख्य है वो एक तो आपका जो हिंदू धर्म में माना जाता है वो है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक से समझिएगा। अनुलोम विवाह, जब जो लड़का होता है वो उच्च कुल का होता है और लड़की निम्न कुल की होती है। देखो ये प्रथा कैसे चली, तो ऐसा माना जाता है कि जब आर्य लोग यहाँ पे आए तो वो लोग खुद को श्रेष्ठ समझते थे और यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको निम्न समझते थे। तो उन्होंने यहाँ की मूल निवासियों से जो यहाँ की जो लड़कियाँ थी, क्योंकि वो स्त्रियाँ लेकर के नहीं आए थे, तो यहाँ के मूल निवासियों से, द्रविड़ जो की थे, उनसे, उनकी लड़कियों से विवाह किया। तो उनको निम्न समझते थे, तो ये निम्न हो गए, और जो आर्य थे वो उच्च परिस्थिति के हो गए। तो ये चीज़ ऐसे चली कि लड़का जो है वो उच्च कुल का होना चाहिए, लड़की थोड़ा सा निम्न कुल की होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं अनुलोम। इसको आप ऐसे देख सकते हो, जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब लड़की यहाँ पे थी और फिर उसका विवाह थोड़ा सा बड़े घर में हो गया। अभी भी ये प्रथा देखने को मिलती है। जब माता पिता अपने बच्ची की शादी ढूंढने जाते हैं तो देखा होगा ना, अब कुल नहीं देखा जाता, लेकिन अब पैसों में वो चीज़ देखी जाती है कि जिस स्टेटस पे आप हो उस स्टेटस से थोड़ा सा बढ़ करके देखा जाता है कि अपने से थोड़ा बड़े घर में करें। गाँव में भी और शहरों में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। अगर कोई जॉब में है तो देखा जाता है कि वो अपने से थोड़ा सा बड़े या अपने बराबर में करे। तो ये क्या है? ये अनुलोम विवाह ही है कि अपने से थोड़ा सा उच्च परिस्थिति में। तो पहले कुल होता था, अभी परिस्थिति देखी जाती है। तो जब लड़का उच्च कुल का हो और लड़की निम्न कुल की हो, तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, तो अनुलोम विवाह हो गया। और जब इसके उल्टा हुआ, प्रतिलोम मतलब उल्टा, तो इसमें क्या हो गया कि
लड़की है उच्च कुल की और वो शादी कर रही है निम्न कुल में, इसको समाज में ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। कि सपोज लड़की ब्राह्मण है और उसने किसी एससी कास्ट के लड़के से शादी कर ली, तो पहले कुल होता था। अभी भी ये चीज़ अगर आप देख सकते हो ना, इंटर कास्ट जो मैरिज होती है कि हायर कास्ट की कोई लड़की लोअर कास्ट के किसी लड़के से मैरिज करती है, तो ये हो जाता है प्रतिलोम विवाह। ठीक है। के.एम. कपाड़िया ने कहा कि जब एक निम्न वर्ण के व्यक्ति का उच्च वर्ण की स्त्री के साथ विवाह होता है तो वो प्रतिलोम कहलाता है। अब ये परिभाषा भी यहाँ पे आ गई, तो मैं भी ये पूछ ले तो ये चीज़ याद रखना। इस बार 2016 के एग्जाम में ये पूछा भी गया था कि लड़की उच्च कुल की है और लड़का निम्न कुल का है, तो उसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे प्रतिलोम। मतलब ऊपर से लड़की नीचे घर में आ रही है। ठीक है। जब लड़की नीचे घर से ऊपर घर में जाती है तो अनुलोम, और जब ऊपर घर से नीचे घर में यानी उच्च परिस्थिति से निम्न परिस्थिति में आ रही है तो प्रतिलोम, यानी उल्टा आ रही है। ठीक है, ऐसे उल्टा आ रही है। फिर इससे रिलेटेड एक और नियम होता है जिसको बोलते हैं निषिद्ध निकटाभिगमन। निषिद्ध निकटाभिगमन, इसको इस बार एनटीए के क्वेश्चन पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। निषिद्ध निकटाभिगमन मतलब कि जो निकट संबंधी हैं उनके बीच में आप रिलेशनशिप नहीं बना सकते। जैसे आपके अपने जो धर्म में है वो भाई बहन के बीच में रिश्ता नहीं होता है। जो भी जितने भी निकट संबंधी हैं, जैसे मौसी की लड़की, मौसी का लड़का, या फिर मामा का लड़का, मामा की लड़की, और जितने भी निकट संबंधी माने जाते हैं उनमें आप थोड़ा सा निषेध माना जाता है। लेकिन अब ये कहीं कहीं पे वरीयता के आधार पे किया भी जाता है। तो एक तरीके से इसको समझ सकते हो कि जैसे भाई बहन में निषेध होता है कि वो विवाह नहीं कर सकते। जो बिल्कुल क्लोज रिलेशन, तो सबसे क्लोज रिलेशन कौन होता है? भाई बहन ही होते हैं। तो उनमें जो विवाह का है वो मनाही है। निषिद्ध का मतलब मनाही, और निकटाभिगमन मतलब जो निकट के संबंधी है। तो निकट के संबंधियों से हम विवाह नहीं कर सकते, ये है निषिद्ध निकटाभिगमन। ठीक है। कुछ और प्रथाएं हैं जो कि अन्यत्र पाई जाती हैं, जैसे एक है भ्राता भगिनी संतति विवाह। इसमें क्या होता है, जो ममेरे फुफेरे भाई बहन हैं उनके बीच में विवाह करवाया जाता है। मतलब मामा का लड़का फूफा की लड़की, या फिर फूफा की लड़का मामा की लड़की, इस तरीके से जो विवाह होते हैं ये देखा जा सकता है। आमतौर पे ये चीज़ होती है। तो जो इस तरीके से जो विवाह होता है ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच में, तो इसको बोलते हैं भ्राता भगिनी संतति। मतलब भाई है और बहन है और उनकी संतति यानी उनके पुत्र पुत्रियां। तो भ्राता भगिनी संतति, उनके पुत्र पुत्रियों के बीच में जो विवाह होता है ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच में। संतति माने पुत्र पुत्रियां। फिर एक प्रथा पाई जाती है लेवरेट प्रथा। जैसे किसी का पति मर गया, ठीक, ये होता है जनजातियों में। तो जब पति मर गया तो उसकी मृत्यु के बाद उसके भाई से विवाह कर लिया, तो इसको बोलते हैं लेवरेट प्रथा। ये पाई जाती है थारू जनजाति में, भील जनजाति में, खरिया जनजाति में और खस जनजाति में। कौन सी प्रथा? लेवरेट प्रथा। इसके अलावा जनजातियों में कुछ अलग अलग विवाह होते हैं जिनको हम अभी पढ़ेंगे। तो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग विवाह होते हैं। जैसे कि आपकी है कुकी और जयंतिया जनजाति, वहां पर होता है परिवीक्षा विवाह। परिवीक्षा मतलब कुछ समय के लिए लड़का और लड़की उनको साथ में रखा जाता है कि देखते हैं कि वो एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जो उनके दायित्व है, जो विवाह बंधन है उसको निभा पाएंगे या नहीं। तो मतलब बिना मैरिज के ही उनको कुछ समय के लिए साथ में रखा जाता है। यदि स्वभाव उनका अनुकूल हुआ, वो लोग निभा ले जाते हैं, तो फिर उस टाइम पे मैरिज कर दी जाती है। तो ये चीज़ आप एक तरीके से कह सकते हो जो आधुनिक समय में चल रहा है लिव इन रिलेशनशिप, कि कुछ टाइम के लिए साथ में रहते हैं, फिर अगर उन लोगों को लगता है तो वो लोग मैरिज कर लेते हैं। तो परिवीक्षा भी कुछ कुछ वैसा ही है। परिवीक्षा का एक समय होता है, निर्धारित समय के लिए उनको रखा जाता है, उनको सारे काम करवाए जाते हैं। वैसे ही जितने भी जैसे शिकार करना हो गया या कुछ भी है, तो जो भी घर के घरेलू कार्य है सब कुछ सारे दायित्व उन पर डाले जाते हैं। यदि वो निभा ले जाते हैं आपस में तो उनकी मैरिज कर दी जाती है। तो ये कहाँ पे होता है? परिवीक्षा होता है कुकी और जयंतिया जनजाति में। एक और प्रकार होता है परीक्षा विवाह। परीक्षा विवाह पाया जाता है खासी और भील जनजाति में। ये डिफरेंस करते चलिएगा। परिवीक्षा पाया जाता है कुकी और जयंतिया परिवीक्षा विवाह,
परीक्षा विवाह खासी और भील जनजाति। तो यहाँ पर क्या होता है, जो लड़का होता है उसको परीक्षा देनी पड़ती है। कोई एक ओकेजन होता है, मतलब कोई एक आयोजन सामूहिक तौर पर होता है, उस सामूहिक आयोजन में कोई भी बहुत ही कठिन काम दे दिया जाता है लड़के से करने के लिए, और जो भी लड़का इस कार्य को सही तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से पूरा कर लेता है, तो उसको बोला जाता है कि तुम जिससे भी शादी करना चाहो उससे कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा अच्छा रहता है, जिसको अपनी पसंद से शादी करनी है उसके लिए बहुत अच्छा है कि परीक्षा दी, पास हो गए तो भैया चलो जिससे भी शादी करनी है उससे कर सकते हो। आमतौर पे जैसे तीर धनुष का कोई प्रतियोगिता रख दी गई, जो भी सर्वश्रेष्ठ उसमें साबित हुआ उसको जिससे भी शादी करनी हुई वो लड़का अपनी मर्जी से शादी कर सकता है। तो ये चीज़ होती है खासी और भील जनजाति में। भील में इसको बोलते हैं गोल गधेड़ों, और खासी जनजाति में इसी प्रथा को बोला जाता है लुइया सुइया। ये दोनों नाम भी याद रखना। भील में क्या कहते हैं, गोल गधेड़ों, और खासी जनजाति में कहते हैं लुइया सुइया। फिर आपका आता है हरण विवाह। इसमें क्या होता है, इसमें एक उत्सव के समय किसी भी लड़की का, जिससे भी आपको शादी करनी है, उस लड़की का आप किडनैप कर लिए हैं और फिर उसमें माना जाता है कि आपकी शादी हो गई। ये पाया जाता है नागा जनजाति, भील जनजाति, गोंड जनजाति, हो मुरिया जनजातियों में। अब यहाँ पे लड़की खूब विरोध करती है, लेकिन फिर भी आपने अगर उसका किडनैप कर लिया तो ये माना जाता है कि फिर आपकी शादी करवा दी जाती है सामूहिक तौर पर। क्रय विवाह, जहाँ पर एक तरीके से खरीदा जाता है वधु मूल्य चुका करके। तो ये लगभग ज़्यादातर जनजातियों में पाया जाता है कि वधु मूल्य हमने दिया, जो लड़की होती है उसके माता पिता को उसकी एवज में पैसे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि हमें इस लड़की से शादी करनी है, तो पैसे दे करके एक तरीके से खरीदना, ये होता है ज़्यादातर जनजातियों में। फिर एक प्रकार है सेवा विवाह। इसमें क्या होता है कि हम पैसे नहीं दे पाए तो पैसे के बदले में हम सेवा करेंगे माता पिता की। तो जो लड़का है वो लड़की के माता पिता की सेवा करता है, उसके घर में जाकर के रहता है और उनकी सेवा करता है, फिर जाकर के उनका हाथ मांगता है कि हमें शादी करनी है इस लड़की से या आपकी पुत्री से। ये जो प्रथा है ये पाई जाती है गोंड बैगा बिरहोर जनजाति में। वहाँ पर जो लड़का है वो लड़की के घर में जाकर के रुकता है, उनका काम करता है, सेवा करता है, और फिर उसके बाद यदि माता पिता राजी हो जाते हैं तो उनकी शादी करवा दी जाती है। गोंड जनजाति में जो सेवा करने वाला व्यक्ति होता है उसको बोला जाता है लामा नाई, और जो बैगा जनजाति है उसमें बोला जाता है जो लड़का होता है उसको लाम सेना, की वो सेवा करने के लिए आया है। ठीक है, एक और विवाह होता है जिसको बोलते हैं विनिमय विवाह। इसको सबसे पहले बताया था लेवी स्ट्रॉस ने, इसको इन्होंने बताया था क्रॉस कजिन मैरिज के थ्रू। जो इनकी अलायंस थ्योरी है इसमें इन्होंने बताया कि नातेदारी और कुछ नहीं है, विनिमय का परिणाम है, एक्सचेंज, क्रॉस कजिन मैरिज। ठीक, इस चीज़ को लेवी स्ट्रॉस ने बताया था। तो असम की एक खासी जनजाति है और गोंड जनजाति है, यहाँ पर पाया जाता है विनिमय विवाह, असम की खासी और गोंड जनजाति में। इसमें क्या होता है, लोग मानते हैं कि हमने जिस परिवार में पुत्री दी है उसी परिवार के लोग हमें अपने घर में एक पुत्री दें। मतलब ऐसा माना जाता है कि जैसे उस घर की क्षति हो गई है तो उस घर की मतलब एक कमी हो गई ना, वहाँ से लड़की चली आई तो उनके घर में एक कमी हो गई, तो उस कमी को पूरा करने के लिए इस घर से भी लड़की जानी चाहिए वहाँ पे। तो इसको बोलते हैं दूध लौटावा विवाह, कि जिस घर से हमने लड़की ली है वहाँ पर भी लड़की दी जाती है। अब ये चीज़ अपने इधर भी देखने को मिल सकती है, हो सकता है कि डायरेक्ट ना होता हो, जैसे आपकी शादी यहाँ पे हुई, फिर आपकी सिस्टर की शादी यहाँ पे हुई, अब यहाँ से शादी यहाँ पे हो रही है, और फिर ये चीज़ ये लोग यहाँ पे जाके यहाँ पे शादी कर रहे हैं और फिर यहाँ से यहाँ पे शादी हो रही है। मतलब डायरेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन वो है विनिमय ही, तो एक तरीके से क्षति। लेकिन जनजातियों में डायरेक्ट होता है कि इस घर से लड़की ली है तो इसी घर में अपने घर की एक लड़की की शादी वो लोग कर भी देते हैं। तो इसको बोलते हैं दूध लौटावा विवाह, क्रॉस कजिन मैरिज, जिसको बताया था लेवी स्ट्रॉस ने। फिर एक विवाह होता है हठ विवाह। जो लड़की होती है वो हठ करती है कि मुझे इसी लड़के से शादी करनी है। ये बड़ा बढ़िया है कि खुद की मर्जी से ही बोल दिया, हाँ हमें किसी भी लड़के से शादी करनी है, इसी से करनी है। तो जबरन उसके घर में घुस जाओ, जिससे भी शादी करनी है उसके घर में जबरन घुस जाओ कि हमें इसी से शादी करनी है, उसके घर में रहो जाके। ये जो प्रथा है ये पाई जाती है बिरहोर, हो, कमारा और मुंडा जनजाति में।
वहाँ पे जो लड़की है वो जिस भी लड़के से विवाह करना चाहती है उसके घर में जबरन रहने लगती है, और इसको फिर बोलते हैं बाद में जब वो काफ़ी समय तक रहती है तो उनका विवाह करवा दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं हठ विवाह, कि उसने हठ करके शादी करी। एक और विवाह पाया जाता है सहपलायन विवाह, जिसको आजकल आप लोग बोलते हो कि खुद की मर्जी से घर छोड़कर चले गए और फिर वहाँ पे शादी कर ली। तो घर छोड़कर जो लोग चले जाते हैं तो साथ साथ में, तो इसको बोलते हैं सहपलायन। तो ये पाया जाता है भील जनजाति में, और भील जनजाति में इसको कहते हैं राजी खुशी विवाह। राजी खुशी मतलब अपनी खुशी से हमने अपना घर छोड़ दिया और किसी दूसरे के साथ में रहने लगे, तो खुशी खुशी हम घर छोड़ करके चले गए और फिर शादी कर ली, तो इसको बोलते हैं सहपलायन। जो कि अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल सही नहीं है, खैर ये तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बट ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको इससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इसको समझिए, इसको नोट करिए, चाहे तो पॉइंट आउट नोट कर लीजिए या जैसे ये नोट्स हैं इससे इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक तो आएगा ही आएगा, या तो जो ये टाइप मैंने पढ़ाए हैं जनजातियों के यहाँ से आ सकता है, या फिर जो विवाह का नियम वाले प्रकार है वहाँ से आ सकता है, या फिर परिभाषा पूछ सकता है। कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको पढ़िएगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।